Hello students, welcome back on my YouTube channel Advanced Learning Center. My name is मीनाक्षी. आज हम डिस्कस करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के कुछ MCQ पार्ट 1 के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस. आज हम बेसिकली जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर UPSC ने जो कंडक्ट करना है एग्जाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ क्वेश्चंस. तो आज हम MCQ पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ लेजर्स द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रेपरेशन ऑफ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछ रहे हैं कि जब भी हम लेजर जो है प्रिपेयर करते हैं उसके बाद कौन सा स्टेप आता है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि लेजर किया तो उसके बाद का स्टेप क्या है. ठीक है, तो लेजर से पहले क्या था, बाद में क्या आएगा, वो हम सारा डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी आता है ऐसे ही कोई और, तो आपको उसका भी आंसर जो है वो अच्छे से पता हो. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है जर्नल, जिसमें क्या आती है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि दैट वाज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग. जर्नल जो है वो रिकॉर्डिंग के प्रोसेस से है. जर्नल के बाद हम पोस्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को इन द लेजर. तो लेजर में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन. अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे परचेज अकाउंट जिसमें सारी ट्रांजैक्शन परचेज के साथ रिलेटेड है, सेल्स अकाउंट जिसमें सारी ट्रांजैक्शन सेल्स के साथ रिलेटेड है, कैश अकाउंट जिसमें सारी ट्रांजैक्शन कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है. तो ऐसे ही क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है लेजर्स में. ठीक है, जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग. जर्नल का अनदर नेम जो है वो है प्राइम बुक ऑफ एंट्री या फिर ओरिजिनल बुक. समझ आई. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री किसको बोलते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री किसको बोलते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाती है ट्रांजैक्शन की, और जो प्रोसेस है जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग. तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. तो बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या था कि लेजर के बाद कौन सा स्टेप आता है, उसको क्या कहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में है जर्नल, सेकंड ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, थर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट एंड द लास्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जर्नल ऑप्शन हो गया एलिमिनेट. ठीक है, क्योंकि जर्नल तो पहले ही आता है, लेजर के बाद तो नहीं आता. तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कट. उसके बाद सेकंड ट्रायल बैलेंस. बिल्कुल, लेजर के बाद हर एक ट्रांजैक्शन जो क्लासिफाई किया जाता है अकाउंट, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट. ठीक है, ऐसे सारे अकाउंट, जैसे कोई भी एसेट है, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, उनको क्लासिफाई किया जाता है लेजर्स में, यानी कि इनका एक अलग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. जैसे सारी की सारी ट्रांजैक्शन परचेज की परचेज अकाउंट में जाती है, कैश की कैश में जाती है. सपोज मेरा नाम जैसे मीनाक्षी है और मेरा जितनी भी रिलेटेड टू माई नेम ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी मीनाक्षी अकाउंट में जाएगी. ठीक है, तो ऐसे ही लेजर जो है उसमें क्लासिफाई किया जाता है अकाउंट्स को, और उसके बाद समराइज किया जाता है, यानी कि सारा का सारा जो बैलेंस है. लेजर में मैंने आपको करवाया था कि जो बैलेंसेस आते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एज अ ओपनिंग बैलेंस कह लो, वो भी ट्रांसफर करते हैं, और उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस में. तो इसके बाद जो आता है स्टेप दैट वाज ट्रायल बैलेंस. अगर पूछा जाए ट्रायल बैलेंस के बाद कौन सा स्टेप आता है, तो वो आता है प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद पीएडी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट जो है वो लास्ट स्टेप है.
समझ आ गई? तो ऐसे करके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आफ्टर जर्नल क्या प्रिपेयर किया जाता है, तो वो लेजर, लेजर के बाद क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और द लास्ट स्टेप इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रही हूँ मैं। ये एक क्वेश्चन में देख लो मैंने आपको कितने सारे पॉइंट्स बता दिए। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ मैंने भी आपको बताया, इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो को। जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, दैट इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। ओके, देन posting of transaction from journal to ledger is called posting। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। जब आप जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब देखो, ट्रांजैक्शन है Pradeep paid in cash, Pradeep paid in cash rupees 20,000 to Sonia, rupees 20,000 to Sonia। अब देखो, प्रदीप जो है वो पे कर रहा है कैश में, और रिसीवर कौन है? सोनिया। अगर तो प्रदीप जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन, तो उसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कैश प्रदीप, सेकंड ऑप्शन है प्रदीप सोनिया, थर्ड ऑप्शन है कैश सोनिया, एंड फोर्थ इज बैंक एंड सोनिया। सबसे पहले तो कैश सोनिया प्रदीप ये अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो लास्ट ऑप्शन जो है बैंक सोनिया, बैंक तो कहीं भी अवेलेबल नहीं, कहीं नहीं लिखा कि चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, तो लास्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, प्रदीप ने पे किया कैश, तो यानी कि प्रदीप अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा कि उसने पे किया कैश किसको? सोनिया को। तो सोनिया क्या है? सोनिया विल बी रिसीवर। सोनिया जो है वो हो जाएगी रिसीवर। ठीक है, और प्रदीप ने कैश पे किया है, तो कैश क्या हो गया? गोज आउट, कैश चला गया प्रदीप के हाथों में से। ठीक है, कैश गोज आउट। अब देखो, जो ये है सोनिया, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको गोल्डन रूल करवाया हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दैट वाज रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। अब देखो, अकाउंट जो है वो सोनिया और कैश आएगा, तो एंट्री कैसे पास होगी? सोनिया अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो एंट्री क्या आ गई? सोनिया रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगी, सोनिया डेबिटेड टू सोनिया अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसके हाथों में से जो कैश है वो जा रहा है, तो इसलिए ये वाली एंट्री पास होगी। तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? सोनिया और कैश। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कैश एंड सोनिया, सी ऑप्शन। तो सेकंड में क्या आंसर आ गया? कैश एंड सोनिया, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स। ऐसे कई क्वेश्चन, देखो रूल तो सेम रहेगा, चाहे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल रूल्स जो मैंने करवाए हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें है गोल्ड रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उसको करोगे तो ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौन सा अकाउंट जो है वो कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियोस में मैं आपको MCQ करवा रही हूँ, तो उसके लिए ये था। ठीक है,
क्योंकि एमसीक्यू तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप कंसेप्ट की क्लैरिटी करोगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन है IFRS। IFRS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में जो है, अब देखो ICAI ने यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे हमारी इंडिया में, ताकि अगर सपोज करो मैं अपने रूल्स, मेरी अलग कंपनी है, मेरे फ्रेंड की अलग कंपनी है, ठीक है, हम 4-5 फ्रेंड्स हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अगर हम अपने डाटा को अगर कंपेयर कर सके तो हम नहीं कंपेयर कर पाएंगे अगर हमारे अकाउंटिंग रूल्स जो है वो अलग अलग, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अलग अलग फॉलो करेंगे तो हम कंपैरिजंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द कंपैरिजंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तभी जो है हमारी कंपैरिजंस है, हमारा डाटा जो है वो यूनिफॉर्म होगा, कंसिस्टेंट होगा, तभी हम जो है वो एक दूसरे के डाटा से कंपेयर करेंगे कि मेरी सेल्स मैंने अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए, मेरा डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैंने कैसे की, तो वो जो है वो क्या आ जाएंगे हमारे इंडिया में जो है उसको बोलते हैं IND AS। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, IND AS। ये हमारे इंडिया में फॉलो होते हैं। और जो बाहर अगर इंटरनेशनल लेवल में अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई कंपनी A है वो स्पेन में काम कर रही है, अगर मैं कंपनी 2 बोलूँ वो जर्मनी में काम कर रही है, अगर मैं कंपनी 3 की बात करूँ वो इंग्लैंड में काम कर रही है, अगर मैं कहूँ कि वो तीनों जो है वो अपने डाटा को मैच करेंगी, तो वो कैसे मैच करेंगी? अगर वो अपने अपने अकाउंटिंग रूल्स अगर फॉलो करते जाएंगे अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो क्या होगा, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि मेरी जो A कंपनी है B से कंपेयर नहीं कर पाएगी कि वो उसका प्रॉफिट, क्योंकि हर एक अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है तो प्रॉफिट लॉस कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे उसके लॉसेस आए हैं, वो कैसे उनकी हर एक की कंडीशंस अलग अलग होगी, तो हम कंपैरिजन जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए कि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो कि सारी कंट्रीज को फॉलो करने पड़ेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल में है, तो आंसर है A। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा A। ठीक है, आगे करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ। आगे देखो, परचेजेस है 80,000 की, ऑफिस एक्सपेंसेस है 15,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000 के, और जो सेल्स है 1,50,000 की, और ऑफिस फर्नीचर है। सबसे पहले जब भी नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे वो कैसे करना है, उसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स भी का चैप्टर जो है वो भी रीड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो परचेजेस है 80,000 की, सबसे पहले करेंगे सेल्स, क्योंकि इनकम कहाँ से आएगी, सेल्स की, तो सेल्स कितनी है 1,50,000, तो सेल्स से पैसा आता है तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम। आगे आगे परचेज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंस, वो कितना है 80,000, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जब भी ग्रोस प्रॉफिट निकालोगे तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे, अगर आप नेट प्रॉफिट में जाओगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी
माइनस हो जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000। अगर आप इतना करोगे तो इसके बाद आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे सेल्स में से तो इसके बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,50,000 में से अगर 90,000 में कम करूं तो 60,000 विल बी माई ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे आपको नेट प्रॉफिट पूछा गया है वैसे ही आपसे ग्रॉस प्रॉफिट भी वो पूछ सकते थे। ठीक है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने? 15,000। वो हम किस में से माइनस करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से। ये हमारे कौन सी है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको हम माइनस करेंगे, वो कितने हैं? 1000। ऑफिस फर्नीचर तो एसेट है, वो बैलेंस शीट में जाएगा, उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे, देखो ये थी इनकम, इसमें से इन दोनों को माइनस किया 90,000 को, तो मेरा आ गया 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं क्या करूंगी? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 45,000। ठीक है, तो ये था आंसर। आंसर क्या आएगा इसका? 45,000। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारे इंडिया के लिए है, वो कौन प्रिपेयर करता है, वो कौन लेके आया है? वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर है डी ऑप्शन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद देखो गाइस, ये तो था फिफ्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। व्हेन एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन विद रॉन्ग अमाउंट और पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, उस एरर को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है आपने एंट्री ही ओमिट कर दी, आपने एंट्री ही नहीं डाली। ठीक है, ना ही उसका डेबिट साइड शो किया, ना ही उस एंट्री का क्रेडिट साइड शो किया, आपने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो थी एंट्री वही नहीं बुक्स में रिकॉर्ड की, तो वो क्या आ जाएगा? एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद है एरर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है जैसे 2000 की कोई एंट्री थी तो उसको मैंने 200 एज 200 मैंने रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मैंने 2000 की भी कोई एंट्री कर दी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग, यानी कि कंपनसेट कर दिया एक एंट्री को दूसरी एंट्री ने। ठीक है, उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे परचेज अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं हमेशा, तो परचेज को क्रेडिट साइड पे शो कर दिया, यानी कि रूल ऑफ अकाउंटिंग के अगेंस्ट चले गए, यानी कि आपने रूल जो है वो गलत लगा दिया, उल्टा लगा दिया, तो वो आ जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद आया एरर ऑफ कमीशन। वही है सेम कि अगर आपने ट्रांजैक्शन को रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड किया या फिर उसकी रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर दी तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विथ, इसको इरेज कर रही हूँ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो किसके साथ डील करता है? वो डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है, उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज,
तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज जो है वो डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड द थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन में ये डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो ऐसे इसका मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन में आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके साथ डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके साथ डील करता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग। अब इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अब नहीं है। ठीक है, तो ये थे मेन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब देखो 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि करंट एसेट्स है एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, स्टॉक को, यानी कि गुड्स को। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितनी है, 1.5 लाख, स्टॉक जो है वो 30,000 है, और आपको कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। करंट रेशो का जो फॉर्मूला है, कैसे आप करंट रेशो जो है वो कैलकुलेट करोगे पहले वो बता दूं। करंट रेशो को हम डील करते हैं करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। जो इन्वेंट्री है वो भी हमारा करंट एसेट ही होता है। करंट एसेट्स का मतलब है दोज एसेट्स व्हिच कन्वर्टेबल इनटू कैश और इक्विवेलेंट टू कैश इन 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज वो है जिसको पे आउट करना है विद इन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। इसमें देखो करंट एसेट्स है 1.5 लाख। ठीक है, और प्लस करोगे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, वो कितना है 30,000, डिवाइड करोगे करंट लायबिलिटीज के साथ, वो कितना है 60,000, और कितना आ गया 1,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो आंसर आ जाएगा 3:1। तो ये थी आपकी करंट रेशो इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि क्या करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम्स आती है, जैसे कैश, डेटर्स, स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स किसमें आएगी, करंट एसेट्स में। फिर करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, तो ये सारी किसमें आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज में। आपको पता होना चाहिए ये वाली सारी चीजें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो था करंट रेशो, जितना जितना बताया गया था कि करंट एसेट्स है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो स्टॉक ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटीज के साथ। ठीक है, अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर आपको पता है 3:1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला कि कैलकुलेट करो क्रेडिटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एसेट्स गिवन है और कैपिटल गिवन है, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, फंडामेंटल इक्वेशन है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसका जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होंगे हमारे, जैसे कैपिटल, जो पैसा खुद लेके आया ऑनर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी यानी कि ऑनर के फंड्स, और उसके अलावा लायबिलिटीज, प्लस लायबिलिटीज जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स इक्विटी या
फंड्स, आउटसाइडर्स फंड्स। तो आउटसाइडर क्या होंगे? क्रेडिटर्स। तो अब इसमें एसेट्स कितने गिवन है? 1,30,000 और आपको कैपिटल कितने गिवन है? 80,000। और आपको निकालने क्या है? क्रेडिटर, जो किस में आता है? करंट लायबिलिटीज में, यानी कि लायबिलिटीज का पार्ट है। तो यानी कि 1,30,000 में से अब 80,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितने क्रेडिटर्स आ गए? क्रेडिटर्स आ गए हमारे 50,000। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 50,000 आपके आ गए क्रेडिटर्स। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट? फर्स्ट ऑप्शन है डेटर्स, सेकंड ऑप्शन है कैश, थर्ड ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस और कंप्यूटर। सबसे पहले डेटर्स भी पता है, जिनसे पैसा लेना होता है उसको हम बोलते हैं डेटर्स, ठीक है। उसके बाद कैश, कैश भी है जो इजीली कन्वर्टेबल, ऑलरेडी कैश है, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे? कैश तो है ही हमारे हाथों में। डेटर्स भी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। जैसे 3 मंथ्स का पीरियड दे दिया कि आप हमें 3 मंथ्स में पैसा जो है वो वापस कर देना, ठीक है। जो पैसा है वो आपने क्रेडिट परचेज की थी, तो आप जो है मैंने आपको क्रेडिट सेल्स की थी, तो आप मुझे जो पैसा है विद इन जो है 3 मंथ्स आप इनको पे कर देना, तो वो क्या है? करंट एसेट। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस ही पे कर दिए, वो भी क्या है? करंट एसेट। जो एक्सपेंसेस हम इन एडवांस यानी कि पहले ही पे कर देते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी करंट एसेट में आते हैं। कंप्यूटर जो है वो फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए कंप्यूटर जो है वो करंट एसेट नहीं है। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो ये एक जो हमारे कंसेप्ट जो है उसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले ऑप्शन है सेल्स ऑफ गुड्स। अब देखो बिजनेस में जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अगर मैं कुछ सेल करूंगी, अगर मेरा कोई बिजनेस है तो जितनी भी मैं सेल करूंगी वो मैं रिकॉर्ड करूंगी। ऑब्वियस सी बात है, उससे मेरी इनकम आएगी तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी। उसके बाद है पेमेंट्स ऑफ सैलरी। बिल्कुल, अगर मेरा कोई स्टाफ है, अगर वो मेरे लिए काम कर रहा है तो उसको मैं सैलरी का ऑफर करूंगी, सैलरी पे करूंगी, तो वो भी क्या है? मेरी बुक्स में अकाउंट में, मैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें मैं रिकॉर्ड करूंगी वो ट्रांजेक्शन। उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस। ऑफकोर्स अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया है, मेरे कोई एक्सपेंसेस है, तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगी। थर्ड ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। एक मैंने कंसेप्ट था वो आपको करवाया था कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, उसको ही आपने रिकॉर्ड करना है। जो क्वालिटेटिव नेचर की है, जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना। तो इसीलिए जो रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो है सी ऑप्शन, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ठीक है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। अकाउंटिंग इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स की। यानी कि अब देखो अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को किया जाता है आइडेंटिफाई कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी। अगर तो पर्सनल नेचर की होगी तो वो ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो यही देख रहे हैं कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये था फर्स्ट स्टेप आपका। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं जर्नल में।
ये आता है सेकंड स्टेप। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये हम करते हैं लेजर में। उसके बाद है समराइजेशन, कि लेजर से आपने सीधा पोस्टिंग करनी है ट्रायल बैलेंस में, उसको बोलते हैं समराइजिंग। और समराइजिंग के बाद आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना कि अगर हमारा बिजनेस है वो लॉसेस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट्स में जा रहा है। और इंटरप्रेट करना कि बताओ अगर लॉसेस में जा रहा है तो उसके क्या क्या पॉइंट्स है, उसको इंटरप्रेट करना। कि जैसे सपोज मैंने लोन ज़्यादा ले लिया था, प्रॉफिट कम हुआ है मुझे इस वजह से, ठीक है, या लॉसेस में चला गया है, मैंने बहुत ज़्यादा आउटसाइडर जो है वो लोन लाइबिलिटी जो है वो बहुत सारी है मेरी एसेट से, तो इसलिए वो इंटरप्रेट करना कि हाँ मेरा बिजनेस जो है वो किस वजह से, किस रीज़न की वजह से जो है वो लॉसेस में गया, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस जो है पिछले साल से उसने इस जो साल है वो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किया है, तो वो करना है इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन। अब देखो मैंने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो मुझे ही पता होगा कि बिजनेस जो है वो लॉसेस में जा रहा है, उसके रीजंस क्या है, तो कम्युनिकेशन भी तो करूंगी ना मैं। अगर मैंने बिजनेस में कम्युनिकेशन, ठीक है, सपोज करो मैंने अगर बैंक में से लोन लेना है तो मुझे उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो मेरा बिजनेस है वो लॉसेस में जा रहा है, किस पॉइंट्स की वजह से जा रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो मुझे बैंक्स को बताने पड़ेंगे। फिर अगर मेरी गवर्नमेंट है उसको बताना पड़ेगा फॉर द टैक्स पर्पस, जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट स्टेप आ जाता है कम्युनिकेशन। तो उसने वही क्वेश्चन में पूछा कि अगर मैं इंफॉर्मेशन के प्रोसेस की बात करूँ तो लास्ट स्टेप कौन सा है, तो लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आंसर आ जाएगा मेरा सी ऑप्शन। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो बिजनेस में है ऑलरेडी इंटरनली वो, मतलब इन जो ऑप्शंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनमें से कौन सा ऐसा है जो है इंटरनल यूजर नहीं है, जो कि आउटसाइडर है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो इंटरनल यूजर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैनेजर्स जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, मैनेजर्स। फिर आते हैं एम्प्लॉयज, जो स्टाफ है हमारे बिजनेस का उसको बोलते हैं एम्प्लॉयज, वो भी इंटरनल यूजर है। उसके बाद आते हैं लेंडर्स, जिसने बिजनेस से पैसा लिया है वो आ जाते हैं लेंडर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है, लेंडर्स यानी कि जिनसे हमने पैसा लिया है तो वो क्या आ जाएंगे लेंडर्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं आउटसाइडर यूजर, ना कि इंटरनल यूजर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। तो 13 क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। उसके बाद आ गया 14 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो तभी आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, अब देखो 14th क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्स्ट कह रहा है फर्नीचर परचेज किया है फॉर बिजनेस, ठीक है, तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेकंड है सैलरीज पे की है, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उन्होंने सन्स की फीस पे की है अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से, ठीक है, और लास्ट है सन्स फीस पे की है फ्रॉम दी बिजनेस। अब देखो लास्ट जो है और जो थर्ड ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी। अब देखो जो फोर्थ ऑप्शन है ना उसको हम बिजनेस में ट्रीट करते हैं एज अ ड्राइंग्स, नोट तो करते हैं बिजनेस में, कैसे, ड्राइंग्स के थ्रू। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो तो है ही पर्सनल बैंक अकाउंट की, वो तो बिजनेस में कुछ भी उसका रोल नहीं है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी नहीं है तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक वर्ड आता है ड्राइंग्स। ठीक है, 14 क्वेश्चन में ही मैं ड्राइंग्स जो है वो डिस्कस कर दूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, जैसे आपको लास्ट प्रोसेस का जो स्टेप है वो पूछा है तो मिड वन भी आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट स्टेप भी पूछ सकते हैं कि कौन सा है, तो इसलिए इसको भी नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो 14th क्वेश्चन में है कि लीगेसी, सबसे पहले ड्राइंग्स डिस्कस करेंगे।
जो ड्राइंग्स है वो है कि एनी अमाउंट और गुड्स withdrawn from the business, any amount or goods withdrawn from the business for personal use, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ये है ड्राइंग्स का मीनिंग। ठीक है, अगर कोई आप कैश जो है विड्रॉ करवाते हो या कोई गुड्स आप बिजनेस में से निकालते हो तो उस पर्सनल यूज के लिए तो उसको आप क्या बोलोगे? ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद इसको नोट कर लो, ड्राइंग्स का मीनिंग है ये। आगे 15 क्वेश्चन है कि लिगेसीज जो है वो क्या है, उसको कहाँ शो करते हैं, इन ऑप्शन में से क्या जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले लिगेसीज क्या है? लिगेसीज जो है टर्म आती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये टर्म रिकॉर्ड की जाती है इन द बैलेंस शीट अंडर द कैपिटल फंड। सबसे पहले लिगेसीज है क्या? जो बेसिकली लिगेसीज है, दैट वाज द अमाउंट विच वाज रिसीव्ड बाय द एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस अमाउंट को रिसीव करती है किसी पर्सन से। कोई पर्सन है वो कहता है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो कोई पर्टिकुलर जगह पे मेरा स्टैचू बना देना, या फिर वो मेरे लिए कोई इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन कर देना उस जगह पे, तो मैं आपको उस पर्पस के लिए कुछ कैश यानी कि कुछ अमाउंट जो है वो मैं दे रहा हूँ एनपीओज को। ठीक है, ताकि वो जो मेरा स्पेसिफिक पर्पस है वो फुलफिल हो जाए आफ्टर माई डेथ। ठीक है, या फिर मेरा कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर, उसकी याद में अगर मैं कोई जगह जो है उसकी याद में अगर मैं कोई जगह ले लेती हूँ, ठीक है, और उसके नाम पे कोई जैसे सिंगिंग इंस्टीट्यूट या फिर कह लो कि कोई कोचिंग सेंटर अगर ओपन कर देती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? लिगेसीज। की अमाउंट मैंने किसी को दी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम शो करते हैं इन द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, कैपिटल फंड एक टर्म है, उसमें शो करेंगे, उसमें ऐड करेंगे लिगेसीज को। ठीक है, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो लिगेसीज जो है वो कैपिटल फंड में क्या करेंगे? ऐड। आगे देखो इसका आंसर क्या है, इसकी ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। सेकेंड ऑप्शन है ट्रीटेड एज ए इनकम। अब देखो ये हमारी एनपीओ की कोई इनकम तो है नहीं, उसको यूज करनी है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ये एनपीओ की इनकम तो थी नहीं। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर भी नहीं है, उन्होंने कोई खर्चा भी नहीं किया। उसके बाद कहते हैं कैपिटलाइज एंड टेकन टू द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब कि जो एंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता उस ट्रांजैक्शन को आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, लेकिन इसको तो पता ही है कि आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा गिवन किया है टू द एनपीओज, तो इसको आंसर आ जाएगा कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू दी बैलेंस शीट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 16th क्वेश्चन कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल है, पर्सनल है, या रियल अकाउंट है, या कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये हम जो है ये प्रिपेयर करते हैं एनपीओ में। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है या मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एनपीओ जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हैं। इस साइड पे सारे आ जाएंगे उनके एक्सपेंडिचर, और इस साइड पे वो शो करते हैं सारी इनकम्स। तो ये प्रिपेयर करते हैं एनपीओज। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो करते हैं तो एक तो है कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में तो पर्सन्स का डाटा रखते हैं। ठीक है, तो वो तो आएगा नहीं। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आ जाते हैं तो वो भी नहीं आएगा। नॉमिनल अकाउंट जो है उसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा सी। और डी ऑप्शन तो पता ही कि कैपिटल अकाउंट जो कंपनी का ऑनर होता है, जो कैपिटल प्रिपेयर करता है, जो कैपिटल लेके आता है, उसको हम कब बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर दैट वाज कॉल्ड एज, जितना पैसा ऑनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 17th क्वेश्चन, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बीकॉम का चैप्टर है, +1 +2 का नहीं है। एनपीयू जो है वो +2 का चैप्टर है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है +2 का चैप्टर। ठीक है, अब हम करेंगे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जो है वो है क्या? इसमें एक आता है कंसाइनर जो गुड्स सेंड करता है, यानी कि जो गुड्स सेंड करता है टू दी कंसाइनी। जैसे कोई पर्सन चंडीगढ़ में है, उसने सेंड किए कंसाइनी को दिल्ली में गुड्स, तो कंसाइनी क्या करेगा? जो गुड्स दिए कंसाइनर ने उसको सेल करने में हेल्प करेगा, तो इसके बदले में कंसाइनी जो है वो रिसीव करता है कमीशन। कुछ परसेंटेज जो कंसाइनी है वो रिसीव करता है, उसको बोलते हैं कमीशन। तो क्वेश्चन है एबनॉर्मल लॉस। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस है, सपोज मैं अगर बात करूँ पेट्रोल की या ऑयल की, मेरी कोई पेट्रोल कंपनी है या ऑयल कंपनी है, मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली में अपना ऑयल जो था, ट्रक था, मैंने वो भेजा। ठीक है, कुछ ऑयल जो है वो इवेपोरेट तो होगा ही होगा। ठीक है, पेट्रोल इवेपोरेट, कुछ ना कुछ ऑयल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? नॉर्मल है ये तो। ठीक है, तो वो किस में जाएगा? नॉर्मल लॉस में। एबनॉर्मल मतलब कि अगर रास्ते में कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हादसा हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, उसमें जो लॉस हुआ उसको आप क्या बोलोगे? एबनॉर्मल लॉस। तो उसने बोला कि जो एबनॉर्मल लॉस है, पीएलडी तो आएगा नहीं, इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते कंसाइनमेंट में, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनी अपने में भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंसाइनी की तो कोई गलती नहीं है, तो कंसाइनी अपने ऊपर नहीं लेगा कि ये लॉस मेरी वजह से हुआ है, तो इसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे? इसको हम क्रेडिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। ना तो इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ना ही इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया जाता है, तो ये किस में आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था 17 क्वेश्चन कंसाइनमेंट के ऊपर। 18th क्वेश्चन है, व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर में सपोज कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है, दोनों मिलके, यानी कि दोनों साथ में मिलके कोई बिजनेस जो है वो शुरू करते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और उसको अचीव करने में लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, कि दोनों ने साथ में काम किया एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। अब देखो, गुड्स परचेज किए, दो पर्सन है, ए और एक बी, गुड्स परचेज किए फॉर द जॉइंट वेंचर, तो ना तो ए के वेंचर अकाउंट में जाएगा और ना ही बी के अकाउंट में जाएगा, तो वो किसके अकाउंट में जाएगा? जॉइंट वेंचर के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो जो परचेजेस की जाती है फॉर द जॉइंट वेंचर, तो वो किस में जाएंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। उसके बाद 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ऑन द कॉग्स, यानी कि ऑन सीपी, और उसके अलावा आपको सेल्स गिवन है 20,000। इसमें हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड और आपने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे सपोज करो सीपी या कह लो कॉग्स। कॉग्स का मतलब है उस प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट आई, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज करो वो थी 100, प्रॉफिट जो है वो हुआ 25, और आपका एसपी कितना हो जाएगा? जो सेल्स है वो कितने की हुई? 125 की। तो ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ये था आपका सीपी। तो उसने वही बोला कि सेल्स, मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगी कि जो सेल्स है 20 लाख थी, जो सेल्स है ये किसके लिए, इसको बोलेंगे, तो जो अमाउंट गिवन है उसकी में आ जाएगा 125, क्योंकि आपको सेल्स गिवन है, तो ये गिवन था, जो गिवन है वो नीचे आएगा। अमाउंट यूनिटरी मेथड अगर आपको पता हो
और जो फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है आपने, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो इसमें आंसर आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 4 लाख। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो आर द एग्जांपल्स ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस है जो बिजनेस को शुरू करने से पहले जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, विच आर इंकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस, उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको हम बेसिकली राइट ऑफ करते हैं। सपोज कर बिजनेस शुरू करने से पहले 5 लाख जो है वो आ गया मेरा खर्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, तो उसको मैं क्या करूँगी, सपोज मैंने अगर उसको 5 इयर्स में अगर मैंने बांटना है उसको, तो मैं कितना कितना हर साल जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में शो करूँगी। 1 लाख जो है मैं उसको हर साल में राइट ऑफ करूँगी, क्योंकि 5 इयर्स में करना है 5 लाख अमाउंट को, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख शुड बी राइट ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो उसके बाद जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते कौन कौन से हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, अगर मैंने कंपनी फॉर्म करनी है तो मुझे उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लीगल फीस, मुझे कोई एडवोकेट भी चाहिए होगा, अगर मैंने कोई जो लीगल जो केसेस है या फिर कोई भी लीगल अगर मेरी काम करवाना है तो उसके लिए मुझे एडवोकेट भी चाहिए होगा। तो इसीलिए क्या आ जाते हैं ये मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। तो कहता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये दोनों डिफरेंट है। सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर है इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा, इसको जो एक्सपेंडिचर है वो वाइडर टर्म है देन द एक्सपेंस। तो इसमें आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे कि कुछ बड़ी अमाउंट में खर्चा किया, बड़ा कोई खर्चा किया, जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जैसे कि लैंड परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर परचेज की प्लांट एंड मशीनरी, तो ये आ जाते हैं बड़े खर्चों में जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको ही हम बोलते हैं एक्सपेंस। जो बेसिकली डेली रूटीन्स में किए जाते हैं छोटे छोटे खर्चे उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि सैलरी पे की, वेजेस पे किए, उसके अलावा जैसे ये मार्कर परचेज किया स्टेशनरी के, तो यानी कि ये क्या आ जाएंगे आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, वो मैंने अभी बताया, जैसे कोई एसेट परचेज किया तो वो आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना ही कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन जैसे सपोज मैंने कोई मशीनरी परचेज की 5 लाख की, ठीक है, और जब मैंने इसको थोड़ी टाइम के लिए मैंने इसको यूज किया, उसके बाद मैंने इसको सेल कर दिया। सेल किया मैंने 6.5 लाख या 7 लाख में, सपोज मैंने 7 लाख की बेच दी, तो उसमें मेरे को कितना मुनाफा हुआ, 2 लाख रुपीज का, तो वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गेन। उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, डेली बेसिस पे तो कर नहीं रहे, पहले हो गया बिजनेस शुरू करने से, तो यानी कि इसको कहाँ शो करेंगे, इसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, मैंने 5 लाख रुपए वही सेम जो एक्सपेंसेस में पोस्टपोन कर रही हूँ, यानी कि मैं आधा आधा खर्चा करके प्रॉफिट लॉस में शो कर रही हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो मैं पोस्ट कर रही हूँ, पोस्टपोन कर रही हूँ एवरी ईयर में शो करने के लिए प्रॉफिट लॉस में, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है,
मैंने किसी हाईवे में बोल दिया कि मेरे को यहाँ पे अपनी होर्डिंग लगानी है अगले 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए। मैंने उनको बोल दिया कि 10 लाख रुपीस में से ले लो, ठीक है, आगे आने वाले 10 सालों में यहाँ पे मेरी होर्डिंग ही शुरू मतलब लगी रहनी चाहिए, यहाँ पे इसको हटाना नहीं है। तो यानी कि वो क्या है मेरे लिए बड़ा खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट 10 लाख रुपीस। तो मैं उसको हर साल उसको कैपिटलाइज कर दूंगी बैलेंस शीट में, और मैं उसको कैसे शो करूंगी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख रुपीस मैं हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस जो है शो करती रहूंगी, ठीक है, ताकि आज मैंने खर्चा कर दिया बड़ा और आने वाले टाइम में जिसका मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज खर्चा किया, आने वाले टाइम में मुझे अगर बेनिफिट होगा उसको मैं क्या बोलूंगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं 20 क्वेश्चंस। आई नो कि आपको लगेगा कि 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ही कितने सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है आगे हम क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में एमसीक्यू पार्ट 2 जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डिस्कस करेंगे। तो 20 क्वेश्चंस आज के लिए इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल Advanced Learning Center and press bell icon in order to get the further notifications about my new videos of general accounting principles. Thank you so much. Bye bye.